सलाम नमस्ते। एजुफन अड्डा देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हम डिस्कस करेंगे लीड प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग डिमांड किए थे। लेकिन आप लोगों से एक बड़ी शिकायत है, आप लोग शेयर वेयर कुछ नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कुछ लोग तो इवन डिसलाइक और कर जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए और तुम डिसलाइक कर जाते हो। खैर जो भी है, चलते हैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज। और ये पहला क्वेश्चन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन को कौन इंगित करता है इसमें? ग्रेविटी, आइसोट्रॉपी, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड होमोजेनिटी ऑफ टाइम। तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम इज़ द करेक्ट आंसर। होमोजेनिटी ऑफ द टाइम का मतलब होता है कि किसी भी समय में जाकर के, अब आप कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे किसी भी समय में जाकर के, इन एनी टाइम, है ना, किसी भी समय में जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू, उसमें जो फाइंडिंग आएगी वो चेंज नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम। ये आपके एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर बेस्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के सिद्धांत को कौन लीड करता है? तो ये होता है आपका आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब होता है, आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस का मतलब होता है कि आप किसी भी स्पेस, मतलब पूरे यूनिवर्स में किसी भी स्पेस पर, किसी भी जगह पर जाकर के किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो और वो फिजिकल पैरामीटर्स से इंडिपेंडेंट है, तो उसकी फाइंडिंग चेंज नहीं होगी। इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस, है ना। और ये एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट होता है कैंडला, है ना, ज्योति तीव्रता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन वन मीटर। पहले तो ये समझिए, लाइट ईयर जो होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है ना। तो एक मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। तो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15, ये 10⁻15 मीटर है। तो इसका उल्टा निकाल लो तो एक मीटर में आ जाएगा। तो उसका अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर होगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अप्रत्यास्थ कोलिजन का एग्जाम्पल क्या है? पहले समझिए कि इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना। तो जिस भी एक्सपेरिमेंट में आपको काइनेटिक एनर्जी का लॉस दिखाई दे रहा है, वहाँ आप कह सकते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, दो वाहनों का टकराव होता है, वो भी इनइलास्टिक होता है, काइनेटिक एनर्जी का ह्रास होता है। नेक्स्ट वन इज है कोलिजन बिटवीन द ग्लास बॉल्स। अगर ग्लास बॉल परफेक्टली इलास्टिक हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं तो ये भी आपका इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तीसरा आपका है बुलेट फायर फ्रॉम द वुडन इनटू अ वुडन ब्लॉक। एक लोहे के उसमें एक लकड़ी के बड़े टुकड़े में अगर आप बंदूक फायर करोगे, बुलेट फायर करो, गोली फायर करोगे, तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो ये भी इनइलास्टिक हो गया। कोलिजन बिटवीन द टू रेलवे कंपार्टमेंट, अगर दो रेलवे कंपार्टमेंट एक दूसरे से टकरा जाएँ तो ये भी आपका इनइलास्टिक कोलिजन ही होगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मासिव बॉडी। जब कोई लाइट बॉडी होती है, कोई हल्की बॉडी होती है, वो किसी भारी बॉडी से जाके टकरा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर एक चींटी जो है एक हाथी से टकरा जाए, छोटी, है ना, तो लाइट बॉडी रिबाउंड्स, इससे क्या होगा कि चींटी टकरा के वापस आ जाएगी, है ना। तो यही ऑप्शन इसका सही है ना। लाइट बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। मासिव बॉडी रिबाउंड्स, चींटी के टकराने से हाथी से रिबाउंड नहीं करेगा, हाथी तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हेन मासिव बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई हल्की बॉडी जो रेस्ट पोजीशन में है, उससे कोई भारी बॉडी टकराती तो क्या होता है? द लाइटर बॉडी स्टार्ट मूविंग। सीधी सी बात है, लाइटर बॉडी का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, है ना। लाइटर बॉडी रिबाउंड क्या करेगी? वो टकरा के उड़ी चली जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी गेट एक्सचेंज्ड, ये भी नहीं होगा, है। मासिव बॉडी कम्स टू द रेस्ट, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये थोड़ा समझने वाला है। अ बॉडी हैविंग 7 kg मास
moves with a velocity of 20 meter per second, covers a vertical height of 8.75 meter. What is the work done by the moving force in joules? जहाँ g की वैल्यू आपको ये दी हुई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब इसमें इस पूरी घटना में मतलब एक बॉडी जो है वो 7 किलो की है, वो मूव करती है ना, विद अ वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वो कवर करती है वर्टिकल हाइट को कितने 8.75 मीटर। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द मूविंग फोर्स इन जूल्स? तो कितना वर्क डन उसके द्वारा किया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी क्या होगी, यहाँ एनर्जी आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट टू द इंटरनल एनर्जी? इनमें से कौन कौन सी तरह की काइनेटिक एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक। तो सारी की सारी ये तीनों की तीनों ही आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं इंटरनल एनर्जी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, है ना। दिस इज अ स्टेटेड बाय, मतलब क्या है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी प्लैनेट की, ये कांस्टेंट होती है ना। ये किसके द्वारा बताया गया? तो केपलर का दूसरा नियम है, यही बताता है कि ये क्या कहता है कि कोई बॉडी इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है और उसका तो जो एरियल वेलोसिटी होती है, मतलब एक नियत समय में जो वो एरिया जो उसका स्वीप एरिया होता है वो बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, केपलर का दूसरा नियम है, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरनल टॉर्क ऑन अ सिस्टम, द इंटरनल टॉर्क ऑन अ सिस्टम ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस इज, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल टॉर्क होता है उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से, उसके आंतरिक बलों की वजह से जो फोर्स वो टॉर्क होता है वो 0 होता है ना। अगर उसके अंदर टॉर्क होगा तो कोई बॉडी अपने आप ही उसके अंदर ही खलबली मची रहेगी अगर उसके अंदर टॉर्क अनबैलेंस होगा। तो टॉर्क इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसका टॉर्क हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सेल एक्सप्लोज इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, मतलब एक सेल जो है वो 4 बराबर हिस्सों में टूट जाती है, तो इसमें से कौन सा सिद्धांत मतलब कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये बात ध्यान रखना। जब भी कोई बॉडी एक से ज़्यादा पार्ट में टूटती है तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉइंट वेयर होल वेट मे बी एज्यूम टू एक्ट, मतलब पूरा भार जहाँ जिस जगह पर काम करता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? जहाँ पूरा मास आपको कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ आपको पूरा मास कंसंट्रेटेड महसूस होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और जहाँ वेट वो उसे बोलते हैं ग्रेविटी। सेंटर ऑफ वेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बनावटी कॉन्सेप्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? अगर अर्थ जो है वो ये जी कैपिटल जी नहीं, ये स्मॉल जी होगा, है ना, स्मॉल जी होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एट इक्वेटर पर, है ना। अगर अर्थ रोटेट करना मूव कर जाए तो ये फॉर्मूला होता है इक्वेटर पे जी का, जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो घट जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर क्वांटिटी इसमें से घटेगी, तो टोटल इसकी जो जी है वो जो है अगर रोटेट करना अगर ये रोटेट करना बंद कर दे तो ये घटी हुई क्वांटिटी हट जाएगी तो इनक्रीज कर जाएगी ना। तो जी की वैल्यू है वो इनक्रीज कर जाएगी। अगर रोटेशन बंद हो जाए मतलब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी,
जब ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो पूरी जी मिल जाएगी आपको। इक्वेटर पर जी की वैल्यू कुछ कम होती है जो आर ओमेगा स्क्वायर से घट जाती है। जब अगर रोटेट करना बंद हो जाएगी तो ये इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सर्टेन प्लेनेट इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द इट्स सरफेस। मतलब एक किसी जो प्लेनेट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी है वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड की है। तो आपको पता करना है कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी जो उसके नियरेस्ट की किसी एक्सिस में रोटेट कर रही होगी। तो ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाई √2, है ना। तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई √2, तो आ जाएगा आपका टोटल √2। तो इसका आंसर है आपका √2, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिफेंट एंड एन आंट आर टू बी प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द अर्थ इनटू द स्पेस, व्हाट इज द वेलोसिटी नीडेड टू डू। तो मतलब अगर एक हाथी और एक चींटी को इस अर्थ से स्पेस में एस्केप का किया जाए, है ना, तो क्या क्या वेलोसिटी होंगी दोनों की। तो याद रखो कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो आपकी मास से फ्री होती है, वजन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो दोनों को आपको बराबर वेलोसिटी से आपको फेंकना पड़ेगा, तब जाकर के वो चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, दोनों को बराबर एस्केप वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ शुड हैव प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स एंड इट्स इंटरनल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द मोमेंटम विल बी। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी की 4 गुनी कर दी जाए तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का जो रिलेशन होता है तो ये P मोमेंटम है और √2 टाइम्स m/k है। अगर k की वैल्यू को आप 4 गुना कर दोगे तो ये सीधी सी बात है, ये डबल हो जाएगा मोमेंटम, जो P डैश आएगा वो आपका डबल हो जाएगा, तो बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दोगे तो मोमेंटम 2 गुना हो जाता है। ये इस फॉर्मूला से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्किल। एक सर्किल में एक बॉडी मूव करती है ना, एक सर्कुलर पाथ में, तो वर्क डन कितना होगा। तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो उसके द्वारा इसमें पहला ऑप्शन है वर्क डन इज 0। तो ये सही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो परपेंडिकुलरली काम कर रहा है और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा और ये 0 हो जाता है। ठीक है, वर्क डन यहाँ उसका 0 हो जाएगा परपेंडिकुलरली होने की वजह से। नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस, ये गलत हो जाएगा। वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ये तो दिया ही हुआ है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बदल रही है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब अलग होता है, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है। और नो फोर्स एक्ट ऑन इट, बिना फोर्स के तो आदमी मूव कैसे करेगा, तो ये भी गलत है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, वर्क डन, नो वर्क इज डन इन इट, कोई काम नहीं कर रहा है अगर व्यक्ति एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो टेक्निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉल मूव्स इन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड टेबल विदाउट स्लिपिंग। एक इंक्लाइंड टेबल है इस तरह से, उस पर फ्रिक्शनलेस तरीके से एक बॉल है वो रोटेट करती हुई जा रही है ना, इस तरह से रोटेट करती हुई जा रही है। तो वर्क डन ऑन द टेबल सरफेस विल बी, तो टेबल की सरफेस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। बॉल तो काम कर रही होगी लेकिन टेबल की सरफेस क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो 0, टेबल की सरफेस कोई काम नहीं कर रही होगी, तो टेबल वर्क डन बाय द टेबल सरफेस विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2 सोप बबल्स ऑफ द डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब। दो साबुन के जो बबल्स हैं, जो साबुन के आपके बबल्स होते हैं जिन्हें वो क्या है, उन दोनों को आपने एक ट्यूब से जोड़ दिया है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से बबल में हवा का ट्रांसफ़र होगा, एयर का ट्रांसफ़र किस बबल से किस बबल में होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा एयर का प्रेशर छोटे बबल में ज़्यादा होगा। मतलब क्या है कि जो रेडियस है बबल की, उस रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है प्रेशर का। तो छोटे बबल में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमेशा क्या होगा, जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा उससे हवा दूसरे की तरफ जाएगी। तो एयर
तो एयर फ्लो फ्रॉम बिगर बबल, ये गलत हो जाएगा, एयर फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर बबल टू द बिगर बबल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है आपको व्हेन टू मैनी पीपल्स स्टैंड ऑन अ ब्रिज इट कोलैप्स। भाई जब एक पुल पर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कोलैप्स क्यों कर जाता है, तो इसका रीजन है ड्यू टू द इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया पर जब ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, एक लिमिट से ज़्यादा, उसकी जो टॉलरेबल लिमिट होगी उससे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो कोलैप्स कर जाता है ना। ड्यू टू ओवरवेट नहीं कहेंगे, ड्यू टू द इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ये अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन फिजिकल जो कारण है वो ये है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड के लिए कौन सी चीज़ नहीं रहेगी अगर ग्रेविटी ना हो। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आपका अपथ्रस्ट नहीं होगा, आर्किमिडीज का अपथ्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपका ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है। बाकी ये कोई ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर, ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सिर्फ इसका अपवर्ड थ्रस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोप्लेन गेट्स इट अपवर्ड लिफ्ट ड्यू टू द फिनोमेना डिस्क्राइब्ड बाई, मतलब एक जो एयरप्लेन होता है वो ऊपर की तरफ किस फिनोमेना की वजह से जाता है, तो ये होता है बर्नौली के प्रिंसिपल। आपका जो जहाज है वो बर्नौली के प्रिंसिपल को फॉलो करके ही ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीट वाज गिवन टू अ बॉडी विच रेजिस इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थर्मल कैपेसिटी। क्या कहा जाता है, थर्मल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड। ढेर सारी स्टेट से होता हुआ अगर कोई सिस्टम सेम स्टेट में वापस आ जाता है उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। इस घटना को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डू नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन कौन से पैरामीटर हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन नहीं करते, करेक्टराइज नहीं करते। तो टेम्परेचर होता है थर्मोडायनेमिक, प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, तो वर्क नहीं होता। वर्क इज़ नॉट, ये करेक्टराइज नहीं करता है थर्मोडायनेमिक करेक्टरिस्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोर ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज कीप ओपन वाइल द स्विच इज ऑन द रूम बिल। अगर किसी कमरे का आप इस फ्रिज का दरवाज़ा खोल दो और फ्रिज को ऑन रहने दो तो रूम के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है, गेट हीटेड। चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, वो जितनी गर्मी आपको बाहर छोड़ रहा है उससे कम कूलिंग क्रिएट कर रहा होता है, ध्यान रखना। तो हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में आप जितने एसी और फ्रिज लगाओगे उतना ही धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। इट कंट्रीब्यूट टू द हीट, क्योंकि बीच में कुछ प्रोसेस है जो है, कुछ एनर्जी जो है बराबर क्यों नहीं होता है कि कूलिंग उतनी बराबर उतनी हीटिंग क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ चीज़ जो है वो आपके सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन और तमाम सारी उसमें एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो हीटिंग इससे ज़्यादा क्रिएट कर रहा होता है, कूलिंग कम कर रहा होता है। कूलिंग अंदर आती है, हीटिंग बाहर जाती है एसी की। ऐसे ही फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है, फ्रिज के बाहर उसकी हीटिंग आती है। तो आप याद रखिएगा, आप भले ही खिड़की खोल दो फ्रिज की, उससे आपका कमरा ठंडा नहीं रहेगा बल्कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस इज प्रेस्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रेस करते हो तो क्या होता है, इसकी काइनेटिक, इसकी जो है इंटरनल एनर्जी है वो सेम बनी रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम बट द साउंड वेव नॉट। लाइट तो आपका वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है लेकिन साउंड वेव नहीं कर सकती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही वैक्यूम की में ट्रैवल कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। इसलिए साउंड वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है, तो ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी ख़त्म हुई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, इतनी मेहनत से मैंने ये आपके लिए ये फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर इन्हें पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई आपके मन में क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर कोई क्वेरी नहीं भी है तब भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।